निसार साहब जरा थोड़ा सा डिफरेंट बात करते हैं ना। अब जो डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि आबनाए हरमस जो है अगर वो बंद हो जाती है, अब से कुछ देर पहले जब हम स्टूडियो में आ रहे थे तो खबर ये थी कि ईरानियंस जो हैं उन्होंने, ईरान की पार्लियामेंट ने इसकी एनओसी बहरहाल दे दी है, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से नाफिज नहीं किया है। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये बंद होती है तो उसका क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? देखें, अभी ईरानी पार्लियामेंट ने इतला दी है कि उस आबनाए हरमस को बंद करने की करारदाद पास की है। वो उनकी नेशनल सिक्योरिटी और सुप्रीम लीडर से अप्रूवल के लिए जाएगी। ईरान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो आबनाए हरमस बंद करके वेस्ट की जो ऑयल सप्लाई है उसको एक डिच करे और उनको उनकी इकोनॉमिकल मुश्किलात और बढ़ा दे, क्योंकि 20 to 25% जो ऑयल की सप्लाई है वो कहते हैं कि आबनाए हरमस के जरिए जाती है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो ईरान का एक वहाँ पे उसकी डोमिनेंसी मौजूद है। और अगर ये जंग अमेरिका ने बढ़ाने की कोशिश की तो आपको पास ईरान के पास एक और ऑप्शन भी है, और वो है यमन के जरिए बाब मंदब को बंद करने का, जिसके बाद जो है वो तकरीबन दुनिया के ट्रेड को 40 to 45% और इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि बाब मंदब के जरिए आप जो है मेडिटेरियन को, स्विस कैनाल की सप्लाईज को रोक सकते हैं। और वहां पे हौसीज ने ये साबित किया है पहले भी इजरायली लिंक्ड शिप्स को अटैक करके कि उनकी वहां पे डोमिनेंट मौजूद है। हौसीज जो हैं वो इस जंग में बाकायदा मौजूद हैं, और ईरान जब इस जंग को और ज़्यादा जो अपने मसल्स ऑन करेगा, जिसे बोल सकते हैं वो अपनी इस जंग को फैलाने की कोशिश करेगा या वो आगे बढ़ेगा, तो इसको समझने की ज़रूरत है कि इस रीजन में अगर मुस्लिम स्टेट्स खुलकर सामने भी नहीं आई तो वो रेजिस्टेंस फोर्सेस जो इराक में मौजूद हैं, वो रेजिस्टेंस फोर्सेस जो यमन में अंसारुल्लाह की सूरत में मौजूद हैं, वो रेजिस्टेंस फोर्सेस जो लुबनान में हिजबुल्लाह की सूरत में मौजूद हैं, वो रेजिस्टेंस फोर्सेस जो इस वक्त भी गजा में मौजूद हैं। देखिए, गजा ने सरेंडर नहीं किया, वो मौजूद हैं। तो वो इजराइल के लिए और अमेरिका की मौजूदा बेसिस के लिए और उनकी इंस्टॉलेशंस के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। खुद ईरान अकेला बहुत बड़ी थ्रेट है उनके लिए। ईरान ने चाइना की ऑफर को डिक्लाइन किया है, रशिया की ऑफर को डिक्लाइन किया कि उनको किसी की मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो इतने पावरफुल हैं कि उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से वो खड़े हुए हैं, देखें, हमें ये समझने की जरूरत है कि ईरान अफगानिस्तान नहीं है, ईरान इराक नहीं है, ईरान लीबिया नहीं है, ईरान सूरिया नहीं है। ईरान की एक अपनी खुद एक बहुत बड़ी तारीख है, और दूसरा उनकी एक जो कुर्बानी देने का शहादत परवरी है वो बहुत बड़ी जज्बा है। यहूदी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं और ये जान देने के लिए लड़ रहे हैं। इन दोनों को आप एक साइड पे नहीं रख सकते। तो ये अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद करने का ईरान ने फैसला किया तो 8 से 10 दिन में यूरोप को और उसके करीबी लोगों को जो है ना, जो उसके इकोनॉमिकल जो उसके रिपरकशंस आएंगे वो उनको पता चल जाएगा कि वो कहां पे खड़े हुए। यूक्रेन जंग की सूरत में यूरोप वैसे ही मुश्किल का शिकार नजर आता है आपको इस वक्त। निसार साहब, फिर हम अब ये भी डिबेट हो रही है ना, क्योंकि देखिए कल तक का जो सिनारियो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। हम ये बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 2 हफ्ते सोचूंगा, और सबको ऐसा लग रहा था कि शायद 1 हफ्ता तो निकल ही जाए। अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। दूसरी जानिब प्रेशर है ईरान के ऊपर कि वो टेबल टॉक करे। आपको पता है कि मॉस्को जा रहे हैं ज़ाहिर है अब्बास अराग़ची साहब, और वहाँ रशियन प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात भी होगी। अब सवाल यह है कि इस सारी एजिटेशन के बाद क्या ईरान को टेबल टॉक पे लाया जा सकता है? जी देखें, यूरोपीय यूनियन खास तौर पे मैक्रोन ने जो बात करी उसको समझने की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि ईरान सरेंडर करे, मुकम्मल सरेंडर करे, यानी अपनी इनरिचमेंट ज़ीरो करे, जो भी 80% नहीं है, IAEA के जो रूल्स हैं उससे नीचे है। ठीक है। उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को एलिमिनेट कर दे, ख़त्म कर दे। ठीक है, यानी ईरान एक बिल्कुल फारिग किस्म का मुल्क बन जाए और इनके आगे सरनगू कर दे। ईरान की लीडरशिप बिल्कुल क्लियर कर चुकी है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। उनके मकतब में सरेंडर करना नहीं है, शहादत है मकतब में। इसको समझने की ज़रूरत है। आप जिन लोगों से लड़ रहे हैं वो चेंज हैं, वो लोग नहीं है जिनसे आप पहले लड़ चुके हैं। ये बिल्कुल मुख्तलिफ लोगों से आप लड़ रहे हैं। ये आपके कल के हमले के बाद भी इन्होंने आपको सुबह मारा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। आपने फोर्डो को निशाना बनाया, B2 के जरिए नतंज को निशाना बनाया, इस्फहान को निशाना बनाया। उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, कोई इनरिचमेंट की या न्यूक्लियर फैसिलिटीज में लीकेजेस नहीं आई। उन्होंने उसकी पहले ही प्रिकॉशन ले ली थी। दूसरी बात समझने की जरूरत है कि उन्होंने उसके बाद फौरी रिटेलिएट किया। इसराइल बोला था कि हमने उनके जो अपना मिसाइल लॉन्चर थे वो तबाह कर दिए हैं। वो जब लॉन्चर दोबारा चले तो इसराइल को पता चला कि नहीं, कुछ तबाह नहीं हुआ, वैसे के वैसे इंटैक्ट हैं वो। जब उन्होंने 2 साल की जंग के हिसाब से मिसाइल बनाए हुए हैं तो लॉन्चर भी उसी हिसाब से बनाए हुए होंगे। वो मतलब एक लंबी जंग के आदी हैं। उन्होंने 45 साल, जब से रेवोल्यूशन आया है 45-40 साल उन्होंने आपसे जंग की तैयारी करी है। आप उनके स्ट्रेटेजिक एनिमीज हैं, अमेरिका, इजराइल, क्योंकि आप उस निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं
कि जो आपके कैपिटलिज्म के लिए, आपके इस मादी सिस्टम के लिए चैलेंज है, वो जो आपके ग्रेटर इसराइल के लिए चैलेंज है। तो ईरान की तैयारी बहुत मजबूत नजर आती है हमें, और आप देखें कि उनकी आवाम मोटिवेट है, उनकी फौज मोटिवेट है, उनका कमांड एंड कंट्रोल शहीद होता है, फिर वो खड़े होते हैं। देखिए, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। टेबल टॉक होगी ईरान की शराइत पे, इसको समझने की जरूरत है। ईरान यूरोप की कंडीशंस पे, ट्रंप की कंडीशंस पे मुज़ाकरात नहीं करेगा, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। इसको मैं आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूं, मैंने पहले दिन भी कहा था कि कोई अगर ये समझता है कि ईरान बो डाउन हो जाएगा, ईरान सरेंडर करेगा, वो नहीं करेगा। So what will be the next? I mean, अगर वो नहीं करेंगे, एक कंडीशन है ना, एक जगह पूरा ताकत का देखें, रवादारी, जुर्रत, हिम्मत, आपकी लॉजिस्टिक, आपकी स्ट्रेटेजिक अहमियत, सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन एक बहुत बड़ा ताकत का तवाजुन यूरोपीय यूनियन है और फिर अमेरिका है। कैसे उसको देखिए कितनी देर तक सस्टेन करेगा ईरान? शायद ये क्वेश्चन। यूरोप कितनी देर सस्टेन कर सकता है, सबसे अहम बात ये ना। ईरान तो सस्टेन करेगा नहीं करेगा, वो सेकेंडरी फेज है ना। यूरोप कितने दिन सस्टेन कर सकता है? स्ट्रेट ऑफ हुर्मस और बाब मंदब बंद होता है तो ईरान के या चाइना के नियरेस्ट कंट्रीज को मसला नहीं है। यूरोप की एनर्जी क्राइसिस और बढ़ जाएगा। यूरोप की एनर्जी क्राइसिस की रिसोर्स मिडिल ईस्ट से पूरी होती है, यूरोप की एनर्जी क्राइसिस की नीड रशिया से पूरी होती है। देखें, ये ब्लॉक लड़ने जा रहा है। आप अगर अमेरिका और यूरोप अगर आएगा तो आप क्या समझते हैं बाकी ब्लॉक खामोश रहेगा? चीन खामोश रहेगा, रशिया खामोश रहेगा। ईरान इन सब की डिफेंस लाइन है। ईरान चीन की डिफेंस लाइन है, ईरान पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है, ईरान रशिया की डिफेंस लाइन है। पाकिस्तान की इंडिया से जंग में चाइना अगर हमारे साथ नहीं आता तो चाइना को भी नुकसान होता है इक्वली। चाइना आया, इंडिया का सर नीचे हुआ, अमेरिका का इस इलाके में जो चौकीदार बनाने का मोदी का प्लान था वो फाश कर दिया पाकिस्तान ने, लेकिन पीछे गया था, चाइना ने आना पड़ा। इसको समझने की जरूरत है। ईरान अभी अकेला काफी है, लेकिन चाइना को, रशिया को, नॉर्थ कोरिया को और जो इस तरह के लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, इवन पाकिस्तान को जिस हद तक खड़ा हो सकता है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। पहली बार आप देखें, मुस्लिम कंट्रीज में डिवीजन थी, लेकिन उनका जो सिफारती रिलेशन है, उन्होंने कंडेम किया इजराइल अटैक को। इवन आज सऊदी अरेबिया ने अमेरिकन अटैक को भी कंडेम किया है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है, इसको समझने की जरूरत है। निसार साहब, अब ये वाली जो हम डिबेट कर रहे हैं, इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? क्या खलीज की जो बात असद कह रहे हैं आप उससे एग्री करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर पाकिस्तान की भी अपनी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, कैसे देखते हैं? ब्लॉक्स की तकसीम या तरतीब कैसे देखते हैं? देखें, ये एक बड़ी जंग ड्यू थी नई पावर्स की इमरजेंस के लिए, और ये बड़ी जंग बनती जा रही है। अमेरिका अपनी हेजमनी लूज करता जा रहा है। अमेरिका अब जो है वो सुपर पावर या वर्ल्ड पावर नहीं रहा। उसने कल बताया कि मैंने बम मारे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहाज भाग गए यहाँ से। कल आपकी ट्वीट पढ़े ट्रम्प की, तो उसका मतलब यही था, अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने लगाया। उसने बताया कि जान बचा के मेरे जहाज सेफली यहाँ से अब ईरान की एयर स्पेस छोड़ चुके हैं। तो ये अमेरिका वो वाला तो अमेरिका नहीं रहा ना जो बदमाशी कर सकता था इस तरीके से खुली। अभी वो अपनी पुरानी ताल्लुकात, रवाबित और ताकत के बलबूते पर अभी डिक्टेट कर रहा है, लेकिन वो अमेरिका नहीं रहा कि जिसको चैलेंज ना किया जा सके। वो अमेरिका नहीं रहा कि जिसकी बात कोई ना मान सके। चाइना इमर्ज हो रहा है, रशिया दोबारा अपने आप को उसने रिस्टोर किया है, वो यूक्रेन में फंसा हुआ है। लेकिन देखें, ब्रिक्स से लेकर हम एशिया के ब्लॉक की ताकत को समझें। मोदी ने जो काम किया था वो इसलिए किया था कि वेस्ट की ताकत को रिटेन करवा सके। वो चौकीदार था। पाकिस्तान ने चाइना की मदद से वेस्ट के इस ख्वाब को नाकाम बना दिया, मोदी को शिकस्त दे दी। उसकी चौकीदारी का सिस्टम, उसको राफेल दिए गए, उसको S-400 दिए गए, उसको इंतहाई बड़ी मिलिट्री पावर बना के उसको पेश किया गया, और पाकिस्तान ने अपनी अवाम की मदद से, परवरदिगार के लुत्फ से उसको नाकाम बना दिया। सेम पोजीशन यहीं पे आपको यहाँ पे दिख रही है। ईरान को ये समझ रहे थे कि 8-10 घंटे भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा, उसका जो रिजीम है वो टॉपल हो जाएगा। ईरान ने आज 10 दिन में इजराइल को मार मार के उसका भुरगस निकाल दिया है। देखें उसको, वो शेल्टर होम्स में है, वो इसके आदी नहीं है। वो 4-6 घंटे के तो आदी थे। उनकी बिल्डिंग गिर रही है, उनकी ऑयल रिफाइनरी गिर रही है, उनके मुसाद हेडक्वार्टर गिर रहा है, उनका इंटरनल आर्मी की जो सिक्योरिटी इदारा था अमान, उसकी इंटेलिजेंस का ऑफिस तोड़ दिया। तो वो तबाही का शिकार हो रहे हैं। अब वो फेक वीडियो चला रहे हैं, हमारा हॉस्पिटल नुकसान पहुंचा दिया। आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन बनाई अवाम के अंदर है, वो तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बना रहे हैं, वरना वो अब तक आपका बिन गोरियान को उड़ा चुके होते। ठीक है ना, उन्होंने आपके पावर हाउसेस को निशाना बनाया जब आपने उनके बनाया। तो इसको समझने की जरूरत है। तो ये एक नई इमरजेंस ऑफ ब्लॉक जो पावर्स हैं वो आएंगी, और चाइना इसको लीड करेगा। उसमें रशिया भी होगा, उसमें ईरान भी होगा, उसमें
नॉर्थ कोरिया भी होगा और बहुत सारे ममालिक, तुर्की, पाकिस्तान समेत होंगे। देखें, पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, पाकिस्तान को ट्रेड करनी है अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ। पाकिस्तान की मुश्किल का शिकार है। हमारे चीफ भी जो गए थे वो ट्रेड के लिए गए थे वहां पे, गो के ये टाइम बहुत गलत बना और लोगों ने उसको बहुत मिसप्रोपेगेट किया, इंडियन मीडिया ने उसको बहुत नेगेटिव लिया। लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने आज के दिन तक ईरान की हिमायत में, अमेरिका की मुखालफत में, इसराइल की मुखालफत में जो मौकफ लिया है वो ओवरवेलमिंग है। उसको अंडर क्वेश्चन लाने की इंडियन लॉबी कोशिश कर रही है। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर हर जगह पर ईरान का मतलब जो हमारी कैपेसिटी है, हमें अपनी कैपेसिटी भी समझने की जरूरत है। दूसरा ये कि चाइना के साथ हम इंटैक्ट हैं, हमें चाइना के साथ ही लंबा चलना पड़ेगा क्योंकि हमारी मिलिट्री डिपेंडेंसी, हमारी बहुत सारी चीजें, हमारा बॉर्डर और हमारी इकोनॉमिकल जरूरियात चाइना से पूरी होती हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजों की शिफ्ट ऑफ जो ब्लॉक है उसमें टाइम लगता है, फौरी तौर पे नहीं हो सकता ये। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं निसार से, ये सब के लोगों को मालूम है कि अमेरिका ने हमला किया और कैसे हमला किया, कितना बड़ा हमला था। लेकिन अब सवाल ये है कि इस जंग में जब अमेरिका बराह रास्त फरीक बनकर उभरा है तो दुनिया के ऊपर कितने खतरात मजीद बढ़ गए हैं? ये आपका बहुत सवाल दुरुस्त है। अमेरिका जो इस वक्त अपने आप को एक सुपर पावर कहता है और हमें नजर आता है कि उसके अंदर कोई तहम्मुल, कोई बर्दाश्त और कोई आर्मी लीडरशिप की सलाहियत नहीं है। यानी अमरीकी हमला अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी के बगैर किया गया। ठीक है। अमरीकी हमला इवन अमरीकी सदर ने अपनी कांग्रेस से अप्रूवल के बगैर किया। और आपने देखा कि अमरीकी सदर के इस हमले के बाद और उनके दावे के बाद अमरीकी कांग्रेस में मौजूद रिपब्लिकन और ख़ास तौर पर डेमोक्रेट अरकान ने कहा कि अमेरिकन सदर के नॉनसेंस डिसीजन ने अमेरिका को एक एंडलेस वॉर की तरफ धकेल दिया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मसला ये कि खुद अमेरिका के अंदर इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और वो दूसरी किंगशिप के खिलाफ भी बात करते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पे स्ट्रीट्स में प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पे एक सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है कि वो इस किंगशिप को, जिसको ट्रम्प इंट्रोड्यूस कर रहा है, कि वो बादशाहाना तरीके से फैसले करता है। और देखें, ये एक ज़ायोनिस्ट का इत्तेहाद है ये पूरा का पूरा। यानी हम सिर्फ ज़ायोनिस्ट को सिर्फ यहूदी या ज्यूस मिसली नहीं कर सकते, इसके अंदर क्रिश्चियन ज़ायोनिस्ट भी शामिल हैं जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। और ट्रम्प हो या आपका बुश हो या इवन जो है वो हम कहते हैं बाइडन को भी, कि वो इस ज़ायोनिस्ट लॉबी का हिस्सा रहे हैं और वो इसराइल के मुफादात को प्रोटेक्ट करते रहे हैं। यानी ये बात करते हैं अमेरिकन फर्स्ट, एक तो ड्रामा है। यानी अमेरिका को इस जंग में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने शामिल होकर एक ऐसी आग लगा दी है कि जिसका इख्तिताम अमेरिका के हाथ में नहीं है। इसको हमें समझने की जरूरत है। अभी आपने जो प्रोमो चलाया है, आयतुल्लाह खामनेई की बात चली है, उन्होंने कहा कि ईरान को तो नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका को जो नुकसान होगा वो उससे कहीं ज्यादा होगा। अमेरिका की 1920 बेसें ईरान के सराउंडिंग्स में हैं। उसके अलावा अमेरिका के अपने बहरी जहाज इस वक्त खलीज फारस के अंदर मौजूद हैं जो इंतहाई वर्नरेबल पोजीशन के अंदर हैं। तो इसलिए ईरान किसको अटैक करता है, क्या रिप्लाई करेगा? जब इसराइल ने अटैक किया था तो भी हम ये समझ रहे थे कि हमारे मीडिया के लोग कि ईरान कोई हमला करने के काबिल नहीं रहा। ईरान ने 8 घंटे के अंदर अपनी जो डिफेंस स्टेबिलिटी थी उसको रिस्टोर किया। उसकी मिलिट्री कमांड एंड कंट्रोल शहीद कर दी गई थी। उन्होंने अपना नया मिलिट्री कमांड एंड कंट्रोल सेल बनाया और उन्होंने आज 10वां दिन हो गया, उन्होंने इसराइल के अंदर घुस भर दिया है। यानी 600 मिसाइल वो फायर कर चुके हैं, जिसमें इसराइली कहते हैं कि 15 से 20% लगे हैं। यानी 60-70 मिसाइल उन्होंने इसराइल को नुकसान पहुंचाया है। हैफा की रिफाइनरी बंद कर दी गई है, हैफा की पोर्ट डीएक्टिवेट हो चुकी है और इजरायली बंकर में मौजूद हैं। दूसरी बात अहम तरीन जो समझने की जरूरत है, ईरानियों को इराक से 8 साल जंग लड़ने का बर्दाश्त है। इजरायली 80 दिन जंग नहीं लड़ सकते। ईरानी तहम्मुल रखते हैं जंग की। इसराइल को, अमेरिका को उम्मीद थी कि जब वो हमला करेंगे तो ईरानी इमाम रोड पे निकलेगी और आयतुल्लाह खामनेई और उनके इस्लामी निजाम को गिरा देगी। हमने देखा कि वो 3 घंटे बाद निकलती है और वो निजाम से यकजहती का इजहार करती है। फिर अगले फ्राइडे को हम देखते हैं कि लाखों नहीं करोड़ों ईरानी निकलते हैं। जी, कल परसों की बात है। माइग्रेशन की जो एक सस्पिशियस थ्योरी या एक फॉल्स जो थ्योरी जनरेट की जा रही थी, फेक स्टोरीज के तेहरान से माइग्रेशन हो गई है। तो आपने तेहरान की रैलियां देखी हैं जिसमें कहते हैं कि 12 से 15 मिलियन लोग मौजूद थे उन रैलीज के अंदर, सिर्फ तेहरान शहर के अंदर। तो इस रैलीज के बाद उनकी निजाम के साथ कनेक्टिविटी, निजाम के ऊपर एतमाद बढ़ गया है। हमें एक चीज मालूम है कि फौज बगैर अवाम की हिमायत के कुछ नहीं है। हमने पाक इंडिया जंग में भी देखा, जब हमारी अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी हुई तो हमने मोदी जैसी शैतानी ताकत को, उसके पीछे मौजूद अमेरिका और आलमी ताकतों को शिकस्त दे दी, उनको घुटने टेकना पड़े। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि ईरान के अंदर उनकी अवाम
अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि एनपीटी छोड़ो, हाँ। IAEA छोड़ो, हाँ। और बदला लो, यानी वो रिवेंज की बात करते जी, हैं। जी। जब आप उनसे बोलते हैं कि आप कैसे मुकाबला करेंगे, तो वो कहते हैं कि खैबर में जैसे हजरत अली ने मुकाबला किया था। देखिए ये आइडियोलॉजिकल वॉर भी है। आज खैबर मिसाइल फायर भी किया है ईरान ने, अपना पहली मर्तबा फायर किया है। देखिए खैबर मिसाइल फायर कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो यहूदी हैं। बिल्कुल ठीक। इसको समझें, ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिल इस वक्त ईरान के साथ हैं। हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा अमेरिका के प्रेशर में हो या इसराइल के साथ साजबाज कर रही हो, मादरत के साथ उनकी लीडरशिप, लेकिन अवाम के दिल जो है और खुद खवास के दिल जो है वो ये चाहते हैं, वो धड़क रहे हैं कि ईरान इसराइल को और अमेरिका को शिकस्त फाश दे। और हम देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में कि अमेरिका को भी इसी तरह ठुकाई का सामना करना पड़ेगा इस रीजन में, जिस तरह इसराइल को अभी सामना करना पड़ रहा है।